Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sheikh Ifanullah Khan and I am working as Assistant Professor in Department of Mathematics, ComStats Institute of Information Technology. MTH 471 इंटीग्रल इक्वेशन लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा ये 21st लेक्चर है और 21st लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले थोड़ा सा लास्ट लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं ताकि लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर में एक ब्रिज डिफ़ाइन हो सके, क्योंकि वो बेस करता है लास्ट लेक्चर पे कि जो चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन की अभी उनकी हमने एग्जांपल्स सॉल्व करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ डिजेनरेट कर्नल। तो होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में आई थी? u ऑफ x इक्वल्स टू लैम्डा a टू b k ऑफ एक्स टी u ऑफ t dt, इसे हम इक्वेशन स्टार कह देते हैं, और इसे डिजेनरेट किया विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ फंक्शन ऑफ x alone by function of t alone, like k equals to 1 to n a k of x b k of t, और कुछ सिंप्लीफिकेशन करके एट द एंड हमने n लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट किया i माइनस लेम्डा a इंटू c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में। इंस्टेड जब नॉन होमोजीनियस को हम ट्रीट कर रहे थे तो नॉन होमोजीनियस में हमारे पास फॉर्म आई थी i माइनस लेम्डा a इंटू c इक्वल्स टू f, और लास्ट लेक्चर में हमारे पास वैल्यू आई थी i माइनस लेम्डा a इंटू c इक्वल्स टू 0। इससे रिलेटेड हमने सॉल्यूशंस डिस्कस किए कि इफ़ i माइनस लेम्डा a डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो then C has all components equals to 0, which means or implies C equals to 0। जब C equals to 0 की वैल्यू हमें मिली तो हमने क्या कहा? u of x has trivial solution, और सेकंड केस हमने क्या डिस्कस किया था? if i माइनस लेम्डा a इक्वल्स टू 0, तो इस केस में हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आया। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से रिलेटेड हमने आइगन वैल्यूज़ डिफ़ाइन की, आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स नंबर और डिजिटसी नंबर हमने डिफ़ाइन किया, साथ ही मल्टीप्लिसिटी ऑफ एन आइगन वैल्यू डिफ़ाइन की किस तरीके से, और कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स यूज़ किए और डिफ़ाइन किए कि किस तरीके से हम आइगन वैल्यूज़ के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं या आइगन वैल्यू को किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कर्नल k ऑफ एक्स टी। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था प्रीवियस लेक्चर का कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या कुछ डिस्कस किया, क्या चीज़ें हमने पढ़ी। तो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने के लिए एग्जांपल्स से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास इस फॉर्म में डिफाइन है, सॉल्व द इंटीग्रल इक्वेशन
u of x equals to lambda 0 to pi cos square x cos 2t plus cos 3x cos cube t u of t dt. सॉल्यूशन इसका हम डिफाइन करते हैं. सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा? हेयर k ऑफ एक्स टी इक्वल्स टू cos स्क्वेयर x cos 2t प्लस cos 3x cos क्यूब t इक्वल्स टू समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू 2 तक क्यों वेरिएशन है कि हमारे पास 2 टर्म्स हैं. ए के ऑफ x इंटू बी के ऑफ t. तो कंपैरिजन करें. a1 ऑफ x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x, b1 ऑफ t इक्वल्स टू cos 2t, a2 ऑफ x इक्वल्स टू cos of 3x and b2 of t equals to cos cube t. इसे हम इक्वेशन 1 कह देते हैं जो सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की. एंड सॉल्यूशन इज u of x equals to lambda k varies from 1 to 2 ck ak of x which is equals to lambda summation k varies from 1 to 2 ck of ak of x. अगर इसे हम एक्सपैंड करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इक्वल्स टू लैम्डा c1 a1 ऑफ x प्लस c2 a2 ऑफ x और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें लैम्डा इंटू c1 a1 ऑफ x किसके इक्वल है हमारे पास cos स्क्वायर x प्लस c2 a2 ऑफ x. तो a2 ऑफ x क्या डिफाइन है? cos ऑफ 3x which is equation 2. Now I minus lambda a into c equals to 0 represent equation 3. Calculating coefficient matrix A which is given by equation A11, A12, A21, A22 in equation 4 where AMK equals to integral A to B bm of x amk bm of x a of x. The entries of coefficient matrix A11, A11, A12, A21, A22 are calculated by AMK equals to A to B bm of x ak of x dx which is equation 5. Now the first value or first entry of coefficient matrix A equals to A11. Limit gives 0 to pi. bm of x means b1 of x into a
1 ऑफ x dx इक्वल्स टू 0 टू पाई b 1 ऑफ x हमारे पास किसके इक्वल है, cos स्क्वायर cos 2x इंटू a 1 ऑफ x cos स्क्वायर x dx। यहाँ पे हम देखें cos स्क्वायर 2x, तो इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 2 cos स्क्वायर x हो तो यहाँ पे हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x और 2 cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2x। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगी, 1/2 0 टू पाई cos 2x into 2 cos square x dx which is equals to 1/2 0 to pi cos 2x into 1 plus cos of 2x dx which is equals to 1/2 0 to pi cos of 2x dx plus 1/2 0 to pi cos square 2x dx, integrating gives sin 2x over 2 0 to pi। जब यहाँ पे हम लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे 0 टू पाई प्लस 1/2 0 टू पाई and cos square x can be converted into this form 1 plus cos of 4x divided by 2 dx। तो फर्स्ट केस में हम देखें जब साइन में अपर लिमिट पाई सब्स्टिट्यूट करें साइन 2 पाई विच इज इक्वल टू 0 एंड साइन 0 इक्वल टू 0, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू पाई यूज़ करने के बाद ये रिजल्ट हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल। अब टर्म क्या रह गई, 1/2 0 टू पाई 1 प्लस cos of 4x over 2 dx implies a11 equals to 1/4 integral dx 0 to pi plus 1/4 integral 0 to pi cos of 4x dx 1/4 और dx का इंटीग्रल x 0 to pi प्लस 1/4 cos 4x का इंटीग्रल sin 4x डिवाइडेड बाय 4 0 to pi इक्वल्स टू pi/4 माइनस 0 प्लस 1/4, और यहाँ पे अगर हम दोबारा लिमिट सब्स्टिट्यूट करें sin 4 pi ओवर 4 माइनस sin 0 ओवर 4, तो ये दोनों टर्म्स किसके इक्वल होंगी, 0 के इक्वल, विच इज इक्वल्स टू pi/4। तो a11 की वैल्यू हमें क्या मिली, pi/4। सिमिलरली a12 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू pi b1 of x into a2 of x dx। तो b1 of x किसकी इक्वल है, 0 to pi b1 of x equals to cos 2x and a2 of x equals to cos of 3x dx। अपॉन इंटीग्रेटिंग ये रिजल्ट हमें क्या देगा, इक्वल्स टू
0। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। नाउ a21 equals to integral 0 to pi b2 of x into a1 of x dx equals to 0 to pi b2 of x। तो b2 of x की वैल्यू हमारे पास क्या है, cos क्यूब x into a1 of x। तो a1 of x की वैल्यू हमारे पास है cos square x dx, which upon integrating gives us again 0, and a22 equals to 0 to pi b2 of x into a2 of x dx equals to 0 to pi b2 की वैल्यू हमारे पास cos क्यूब x into b2 के साथ a2 of x किसकी इक्वल है, cos of 3x dx equals to pi by 8 after simplification। a11, a12, a21 and a22 कोफिशिएंट मैट्रिक्स की एंट्रीज हमने कैलकुलेट की हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 a equals to pi by 4, 0, 0 and pi by 8, and equation 3 becomes 1 minus pi by 4 lambda 0, 0, 1 minus pi by 8 lambda into C1 C2 equals to 0, 0 implies 1 minus lambda pi by 4 C1 equals to 0 and 1 minus lambda pi by 8 into C2 equals to 0। इसके साथ अगर हम एडिशन करें तो एडिशन किस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं कि C2 का कोफिशिएंट 0 है प्लस 0 C2 और यहाँ पे 0 C1 हम एडिशनली ऐड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ये हमारे पास इक्वेशन 6 और ये इक्वेशन 7। I minus lambda a equals to 0 for solution or for non-trivial solution implies 1 minus lambda pi by 4 into 1 minus lambda pi by 8 equals to 0। जैसे रियल नंबर्स में हम देखते हैं अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो तो क्या इम्प्लाई करता है, फर्स्ट थिंग इक्वल्स टू 0 और सेकंड थिंग इक्वल्स टू 0। तो उसी केस में यहाँ पे हम क्या डिफाइन करेंगे, 1 माइनस लेमडा पाई बाई 4 इक्वल्स टू 0 और 1 माइनस लेमडा पाई बाई 8 इक्वल्स टू 0 implies lambda 1 equals to 4 by pi or lambda 2 equals to 8 by pi। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, आइगन वैल्यूज डिनोटेड बाय इक्वेशन 8। यहां से क्या कंक्लूड हम कर सकते हैं, विच आर दी eigen values of the given integral equations, that is इक्वेशन 8 में हमने क्या डिफाइन किया, lambda 1 equals to 4 by pi, lambda 2 equals to 8 by pi, which are the eigenvalues of the given integral equation।
Thus, we have two eigen functions, u1 of x and u2 of x. That is, consider two eigenvalues separately and find their corresponding eigen functions. When first case lambda 1 equals to 4 by 5, then from equation six and 7 we get equation 6 में हमारे पास क्या था 1 माइनस लैम्डा पाई बाय 4, तो लैम्डा की वैल्यू डालें 4 बाय पाई इंटू पाई बाय 4 C1 प्लस 0 C2 इक्वल्स टू 0, 4 बाय पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, और सेकंड जो हमारे पास कोफिशिएंट है C2 वो वैल्यू 0 की इक्वल, 0 C1 इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज C1 इक्वल्स टू C. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास अननोन के साथ कोफिशिएंट 0 हो और राइट साइड पे भी 0 हो तो उस अननोन को हम आर्बिट्रेरी नंबर कंसीडर करते हैं. फ्रॉम 7 1 माइनस लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू पाई बाय 4 इंटू 1 माइनस 4 बाय पाई इंटू पाई बाय 8, पाई से पाई कैंसिल, C2 इक्वल्स टू 0 implies 1 minus 1 by 2 into C2 equals to 0 implies C2 equals to 0. फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आर्बिट्रेरी आई और सेकंड वैल्यू C2 equals to 0. Then equation 3 represents the solution. U of x u of x from equation 2 equals to lambda 1 c 1 cos square x. और लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा C1 इंटू 4 बाय पाई cos स्क्वेयर x. This means eigenfunction is known except for arbitrary constant C1 which
determines its amplitude. For simplicity, C1 equals to pi by 4. This implies that u of x equals to pi by 4 into 4 by pi cos square x implies u of x equals to cos square x. 4 से 4 cancel, pi से pi cancel. Second case, when lambda 2 equals to 8 by pi, then from equation 6 and 7 we have 1 minus lambda 8 by pi into pi by 4. C1 equals to 0 implies 1 minus 2. C1 equals to 0 implies C1 equals to 0. In equation 7, 1 minus 8 by pi into pi by 8. C2 equals to 0 implies 0 C2 equals to 0, which gives us C2 equals to C2, एक arbitrary constant or arbitrary real number. Then u of x equals to lambda 2 C2 A2 of x, lambda 2 8 by pi C2 A2 of x cos 3x. For C2 C2 8 by pi equals to 1 implies C2 equals to pi by 8. This implies u of x equals to 8 by pi into pi by 8 cos 3x gives solution u of x equals to cos of 3x. U of x equals to cos square x and u of x equals to cos 3x. तो फर्स्ट को हम u1 of x कह देते हैं और सेकंड को u2 of x. दो आइगन वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा 1 इक्वल्स टू 4 बाई पाई. हमारे पास आइगन फंक्शन क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग u1 of x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x. फॉर लैम्डा 2 इक्वल्स टू 8 बाई पाई. जब सेकंड आइगन वैल्यू ली हमने तो उस केस में हमारे पास आइगन फंक्शन किस फॉर्म में आया u2 of x इक्वल्स टू cos 3x. अब इसमें हमने देखा कि किस तरीके से फ्रेडहोम होमोजीनियस इक्वेशन को डीजेनरेट कर्नल की फॉर्म में हम कैलकुलेट कर सकते हैं. और फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट को हमने इक्वल टू 0 लिया जिससे हमारे पास आइगन वैल्यूज आई और उन आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने आइगन फंक्शंस कैलकुलेट किए. नेक्स्ट नोट डिफाइन करते हैं regarding homogeneous Fredholm equation. A homogeneous Fredholm equation may generally have no solution or may generally have no characteristic number
और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक नंबर को हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, आइगन वैल्यूज एंड आइगन functions, or it may not have any real eigen values and eigen functions. इन जनरल हमने क्या डिफाइन किया कि अगर होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्विवेलेंट हमें गिवन है तो जनरली उसका आइगन वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करते, कैरेक्टरिस्टिक नंबर हम डिफाइन नहीं कर सकते और ना ही उनके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शंस डिफाइन किए जा सकते हैं. इस चीज को प्रूफ करने के लिए या चेक करने के लिए एग्जांपल हम देखते हैं. Consider u of x minus lambda 0 to 1 3x minus 2 u of t dt equals to 0 or u of x equals to lambda 0 to 1 3x minus 2 u of t dt equation 1 or u of x equals to lambda 3x minus 2 integral 0 to 1 t u of t dt, which is equation 2, letting c equals to 0 to 1, c equals to integral 0 to 1 t u of t dt, which is equation 3. Now from 2 and 3 we have u of x equals to lambda 3x minus 2 into c. Equation 4 is a solution of homogeneous integral equation. Substitute u of t equals to lambda 3t minus 2 into c from equation 4 into equation 3, we obtain c equals to integral 0 to 1 t or u of t lambda 3t minus 2 into c dt. C equals to lambda 0 to 1 t 3t minus 2 into c dt implies 1 minus lambda
0 to 1 3t square minus 2t dt into c equals to 0. सिंप्लीफाई करें 1 माइनस लैम्डा 3t स्क्वेयर इंटीग्रेट करने के बाद t क्यूब बाय 3 माइनस 2t स्क्वेयर बाय 2 0 to 1 इंटू c इक्वल्स टू 0. लिमिट सब्स्टिट्यूट करें implies 1 minus lambda of 0 into c equals to 0 implies c equals to 0. Now equation for becomes u of x equals to lambda into 3x minus 2 into 0 equals to 0, and which is trivial solution. This example shows or indicates that for any lambda or for any lambda eigenvalue, equation 1 has only 0 solution. U of x equals to 0, and hence it does not have any characteristic number or eigen functions. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने देखा कि हमने एक जनरल डिस्कशन डिफाइन की कि होमोजीनियस फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन जनरली उसके आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करते, या कोई रियल आइगन वैल्यूज कैरेक्टरिस्टिक नंबर हमें डिफाइन नहीं है वहाँ पे. उस सिलसिले से एग्जाम्पल देखी, होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन को सॉल्व किया, एट द एंड हमें सोल्यूशन क्या मिला? ट्रिवियल सॉल्यूशन. कुछ रिमार्क्स यहाँ पे शो करते हैं. नोट द स्टेटमेंट regarding the existence of the solution the non-homogeneous and homogeneous system of n linear equations I minus lambda a into c equals to f and
I minus lambda a into c equals to 0 respectively, and how they relate to the existence of solutions of the non-homogeneous and homogeneous integral equation are valid even when the kernel is not degenerate. Are summarized in the following important proposition. वो प्रोपोजिशन किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस सॉल्यूशन, ये एग्जिस्टेंस क्या है, क्या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशन if the homogeneous integral equation u of x equals to lambda a to b k of xt u of t dt has only trivial solution that is u of x equals to 0, then the corresponding non-homogeneous equation u of x equals to f of x plus lambda a to b k of xt u of t dt has one and only one solution. और ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू है कि अगर हमारे पास होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन u of x equals to lambda a to b k of xt u of t dt has only trivial solution u of x equals to 0, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास बनेगी u of x equals to f of x plus lambda integral a to b k of xt u of t dt always has one and only one solution. तो इस प्रोपोजिशन का मकसद क्या है कि अगर
होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन से यूनिक सॉल्यूशन और वन सॉल्यूशन मिलेगा. बट if the homogeneous equation one has some non-trivial solution. पहले हमने ट्रिवियल सॉल्यूशन का जिक्र किया. अब अगर होमोजीनियस इक्वेशन वन हैज सम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, के उसके कुछ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन two has no solution or infinite many solution. कि अगर ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के बाद कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होगा या उसका एक ही सॉल्यूशन होगा. दूसरी तरफ अगर होमोजीनियस इक्वेशन के कुछ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या कुछ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस बनते हैं, तो उस केस में कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन टू या तो उसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे. तो ये हमने यहाँ स्टेटमेंट में डिफाइन किया. But if the homogeneous equation one has some non-trivial solution, then the corresponding non-homogeneous equation two has no solution or infinite many solution. और ये solution किस तरीके से मिलेंगे? Depending on the given function. To complement second part of Fredholm अल्टरनेटिव, इस प्रोपोजिशन को हम फ्रेडहोम अल्टरनेटिव से भी डिनोट कर सकते हैं. टू कॉम्प्लीमेंट द सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्रेडहोम अल्टरनेटिव. अब सेकेंड पार्ट कौन सा है हमारे पास, जिसमें अगर होमोजीनियस इक्वेशन का कोई नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का यूनिक या सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे. और वो किस टाइप में मिलेंगे या किस वक्त हमें सॉल्यूशन मिलेंगे, जो डिपेंड करते हैं उस गिवन फंक्शन पे जो नॉन होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन में डिफाइन होगा. तो इसी से रिलेटेड टू कॉम्प्लीमेंट द सेकेंड पार्ट ऑफ द फ्रेडहोम अल्टरनेटिव, व्हेन the homogeneous equation one has some non-trivial solution
we state the following theorem without proof which gives us necessary and sufficient for the existence of the solution of its associated non-homogeneous equation 2 theorem जो हमने यूज करना है विदाउट एनी प्रूफ कि किस तरीके से कि अगर सेकंड पार्ट एग्जिस्ट करे कि होमोजीनियस इक्वेशन का कुछ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हो तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन को हम किस तरीके से काउंटर करेंगे, किस तरीके से टैकल करेंगे। तो उस केस में ये थ्योरम हमें नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन देगा नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन के सिलसिले में। if the homogeneous integral equation u of x equals to lambda a to b k of xt u of t dt has a non-trivial solution or solutions un of x, then the associated non-homogeneous equation u of x equals to f of x plus lambda a to b k of xt u of t dt will have a solution if and only if the non-homogeneous term f of x into is orthogonal to every solution uj of x of the homogeneous integral
इक्वेशन 1। इस थ्योरम में हमने क्या स्टेट किया कि अगर किसी होमोजीनियस इक्वेशन का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस u g ऑफ x u n ऑफ x अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उस केस में कॉरेस्पॉन्डिंग नॉन होमोजीनियस इक्वेशन आर एसोसिएटेड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन u ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस लैम्डा a टू b k ऑफ x t u ऑफ t dt विल हैव अ सॉल्यूशन डिफाइन करेगी और सॉल्यूशन उसका एग्जिस्ट करेगा किस शर्त पे कि इफ एंड ओनली इफ नॉन होमोजीनियस टर्म f of x is orthogonal to every solution of homogeneous equation 1 are orthogonal to every solution u n of x of homogeneous equation n। और इसे अगर हम मैथमेटिकली देखें तो मैथमेटिकली क्या ये शो करता है f of x नॉन होमोजीनियस टर्म into u n of x non-trivial solution are solutions of homogeneous equation into dx gives 0। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है कि उस वक्त नॉन होमोजीनियस इक्वेशन और एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जब नॉन होमोजीनियस टर्म f ऑफ x और होमोजीनियस इक्वेशन के सॉल्यूशंस एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो और सिंपली नॉन होमोजीनियस टर्म f ऑफ x इज ऑर्थोगोनल टू एवरी सॉल्यूशन u n ऑफ x। अब एवरी सॉल्यूशन u n ऑफ x उसे हम देखें f ऑफ x इंटू u1 ऑफ x dx, ये टर्म भी हमारे पास 0 होनी चाहिए। f ऑफ x u2 ऑफ x dx इक्वल्स टू 0 is orthogonal to every solution uj of x और un of x। तो इसमें जब जनरल फॉर्म हम डिफाइन करते हैं a to b f of x u n of x dx equals to 0, तो ये ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन है कि सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा एसोसिएटेड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का जब उसमें मौजूद नॉन होमोजीनियस टर्म होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन के सॉल्यूशन के साथ हर सॉल्यूशन के साथ ऑर्थोगोनल हो, तब हम कहते हैं कि उस वक्त नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। समराइज करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया। हमने कुछ प्रीवियस लेक्चर से कि होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन डिस्कस की कि किस तरीके से होमोजीनियस फ्रेडहोम इक्वेशन को डिजनरेट किया जा सकता है या सेपरेबल फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इन जनरल एक रिजल्ट डिफाइन किया या एक स्टेटमेंट हमने बयान की कि इन जनरल होमोजीनियस इक्वेशन में कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू या आइगन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। उससे रिलेटेड कुछ काउंटर एग्जांपल्स देखी। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन कि उनकी एग्जिस्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड हमने कुछ प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स डिस्कस किए विदाउट प्रूफ, और ये थ्योरम उस वक्त भी वैलिड है जब हमारे पास कर्नल k ऑफ एक्स टी नॉन डिजेनरेट फॉर्म में हो, कि उसे हम डिजेनरेट ना कर सकें तब भी हम उसे उस फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसकी फर्दर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ फॉर्म्स एग्जिस्टेंस के बारे में रिलेटेड एग्जांपल्स और किस तरीके से इन थ्योरम को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इन प्रोपोजिशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज।